सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा शाम के 7 बज चुके हैं, हम लाइव आ चुके हैं। फटाफट जल्दी से सभी कैडेट्स लाइव आ जाए। जिनको भी नोटिफिकेशन मिल चुका है सभी कैडेट्स फटाफट जल्दी से लाइव आ जाए और चैट बॉक्स में बता दीजिए कि कौन कौन प्रेजेंट है आज की क्लास में। तो आज का एक इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, कल भी हमारा नेशनल इंटीग्रेशन का टॉपिक चला था, कल भी हमने कुछ क्वेश्चन देखे, आज भी नेशनल इंटीग्रेशन का आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, लास्ट क्लास इसके ऊपर है, तो आप आ जाइए जल्दी से। और नेशनल इंटीग्रेशन पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग जल्दी से आ जाएं। ठीक है, हमारी 2 क्लासेस चलती है, सुबह 7 बजे एक चलती है और शाम को 7 बजे चलती है। तो आप सभी को शाम 7 बजने से पहले आप सभी को लाइव आ जाना है। तो चलिए बिल्कुल आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी के मैं चार्ट्स पढ़ रहा हूँ, सिर्फ मैं आपके नाम यहाँ से नहीं ले सकता हूँ, आपके चार्ट्स में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, और साथ में आपको रिप्लाई भी दे रहा हूँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नागरिक की परिभाषा लिखो, जो कि 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। नागरिक की परिभाषा, तो भैया नागरिक किसे कहते हैं हम? तो नागरिक किसे कहते हैं? एक समुदाय सदस्य जो देश के प्रति निष्ठा रखता है और देश के संविधान द्वारा दिए गए संरक्षण एवं अधिकारों का पात्र होता है, उसी को हम नागरिक कहते हैं। नागरिक किसे कहते हैं? एक समुदाय सदस्य जो देश के प्रति निष्ठा रखता हो। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखिएगा। ठीक है, एक समुदाय सदस्य जो देश के प्रति निष्ठा रखता है और देश के संविधान द्वारा दिए गए संरक्षण एवं अधिकारों का पात्र होता है, उसी को ही हम नागरिक कहते हैं। ठीक है, फिर से आप एक बार याद रख सकते हो, एक समुदाय सदस्य जो देश की प्रति निष्ठा रखता है, एक समुदाय सदस्य जो देश के प्रति निष्ठा रखता है और देश के संविधान द्वारा दिए गए संरक्षण एवं अधिकारों का पात्र होता है, उसी को ही हम नागरिक कहते हैं, उसी को ही हम एक सिटीजन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के तरीके लिखो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके भैया? आपको भारत में नागरिकता कैसे मिलती है? तो सबसे पहले तो आपको जन्म से मिलती है। ठीक है, अगर भारत में अगर आपका जन्म होता है तो आप जो है वो भारतीय कहलाओगे, आप भारत के नागरिक कहलाओगे। ठीक है, उसके बाद में वंश से मिलती है। ठीक है, अब वंश से का मतलब क्या होता है? मान लो कि आप जो है यहाँ पे आपके फादर रहते हैं, ठीक है, और आप जो है किसी दूसरे सिटी में रहते हो, ठीक है, दूसरे देश में रहते हो। ठीक है, मान लो आपके फादर जो है वो इंडिया में रहते हैं और आप रहते हो कहाँ पे? तो आप मान लो आप अमेरिका में रहते हो। ठीक है, आप अमेरिका में रहते हो, तो अगर आप अमेरिका में रहते हो तो भी जो है आप भारतीय कहलाओगे, तो भी आप इंडियन कहलाओगे, क्योंकि आपके जो फादर है वो कहाँ पे रहते हैं? वो आपके फादर इंडिया में रहते हैं, इसीलिए आप भी जो है वो इंडियन कहलाओगे। ठीक है, तो वंश का मतलब यही होता है, क्योंकि आपका फादर, आपका वंश यहाँ का है, तो आप अगर वहां पे रहते हो तो भी आप इंडियन ही कहलाओगे। चलिए उसके बाद में आप्रवास से। ठीक है, अब आप्रवास क्या होता है? देखिए 1947 में हमारा पार्टीशन हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में। तो कुछ मान लो ये भारत है, ये पाकिस्तान है। ठीक है, कुछ पाकिस्तान के लोग 1947 में, ठीक है, जब पार्टीशन हुआ था तो विभाजन हुआ था, तब क्या हुए थे? कुछ पाकिस्तान के जो लोग थे, कुछ पाकिस्तान के आप्रवासी थे, वो भारत में आ गए और यहाँ पे बसेरा उन्होंने बसा लिया। ठीक है, तो इसी को हम आप्रवास से कहते हैं। अगर आप उस समय में आए वाले नागरिक हो तो भी आप जो है वो भारतीय कहलाओगे, तो भी आप इंडियन कहलाओगे। ठीक है, उसके बाद पंजीकरण से, रजिस्ट्रेशन से। ठीक है, अगर आप 5 वर्ष से ऊपर अगर भारत में रहते हो, मान लो अगर आप जो है दूसरे देश के हो, ठीक है, आप जो है मान लो नेपाल नहीं, ठीक है, कौन सा मान लो आप जर्मनी के हो, या 5 साल तक अगर आप इंडिया में रहते हो, आप जर्मनी के हो, 5 साल तक अगर आप इंडिया में रहते हो और आप जो है इंडियन सिटीजन के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हो। आप पंजीकरण करके जो है रजिस्ट्रेशन करके आप भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। अगर आपने 5 साल अगर आप इंडिया में रहे हो तो आप जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, पंजीकरण करके जो है रजिस्ट्रेशन करके जो है आप भारतीय नागरिकता, भारतीय सिटीजन, इंडियन सिटीजनशिप को आप प्राप्त कर सकते हो। चलिए उसके बाद में राष्ट्रीयता से। ठीक है, राष्ट्रीयता से अगर आप दूसरे मान लो अगर आप पाकिस्तान के हो और मान लो आपको इंडिया में आना है,
तो आप राष्ट्रीयता से भी जो है आप क्या कर सकते हो, आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, आपको जो है भारत में नागरिकता मिल जाएगी। अगर आप पाकिस्तान के भी हो, आप चाहे कोई भी देश के हो, तो भी आपको भारत में नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन आपको ये पूरी फॉर्मेलिटीज को पूरी करना जरूरी है। तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जन्म से, वंश से, आप्रवास से, पंजीकरण से और राष्ट्रीयता से। ठीक है, ये 5 रास्ते हैं जो कि नागरिकता प्राप्त करने में नागरिकता आपको इन 5 रास्तों से मिल सकती है। ये 5 तरीके हैं जिनसे आपको नागरिकता मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, भारत में राष्ट्र निर्माण के कारक लिखो, जो कि 6 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में राष्ट्र निर्माण के कारक लिखो, तो इसमें क्या क्या लिखना है, क्या क्या पॉइंट्स हमें लिखना है, तो इसमें लिखेंगे हम औद्योगिकरण एवं नगरीकरण, वैज्ञानिक विकास, शिक्षा और विवाह, प्रजातांत्रिक प्रणाली की व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक नियोजन, जनसंख्या वृद्धि एवं नियंत्रण, और इसमें हम कुछ पॉइंट्स ऐड करेंगे जो कि है संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और सामाजिक आंदोलन एवं विकास। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको इसमें लिखना है। ठीक है, अगर आपको कम से कम यहाँ पे जो है 9 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 9 पॉइंट्स दिए हुए हैं, कम से कम आपको 6-7 पॉइंट्स इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तो ही आपको 6 में से 6 आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। कम से कम आपको 6 पॉइंट्स या 7 पॉइंट्स आपको लिखना ही होगा। ठीक है, भारत में राष्ट्र निर्माण के कारक लिखो, तो क्या क्या कारक है भैया भारत में राष्ट्र निर्माण के, तो औद्योगिकरण है, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण, वैज्ञानिक विकास, शिक्षा और विवाह, प्रजातांत्रिक प्रणाली की व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक नियोजन, जनसंख्या वृद्धि एवं नियंत्रण, उसके बाद संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और सामाजिक आंदोलन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सभी, एक बार इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है, या इसको अच्छे से याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, राष्ट्र निर्माण के हित में क्या नहीं करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्र निर्माण के हित में क्या नहीं करना चाहिए भैया, अगर मैं भारत का एक नागरिक हूं या भारत में एक रहने वाला भारतीय हूं या मैं भारतीय हूं, तो अगर मुझे मेरे देश की तरक्की करनी है, भारत की तरक्की करनी है, तो मुझे क्या नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे क्या नहीं करना पड़ेगा, क्या नहीं करना चाहिए मुझे, ओके नहीं, मुझे क्या करना चाहिए। ओके, कल के क्वेश्चन में हमने देखा था कि क्या नहीं करना चाहिए, आज का क्वेश्चन है कि राष्ट्र निर्माण के हित में मुझे क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्र निर्माण के हित में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये जो कि 7 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें देखिए, सामान्य नियमों का पालन करें, वह सरकार के राजस्व समय पर अदा करे। ठीक है, सामान्य नियम जो भी हमारे सरकार ने जो नियम बना के दिए, हमारे सोसाइटी ने हमें जो नियम बना के दिए, उन सभी नियमों का हमें पालन करना चाहिए। सरकार के राजस्व का समय पे हमें अदा भी करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में सड़क नियमों का पालन करना चाहिए। बिल्कुल, अगर हमें जो एक्सीडेंट्स होते हैं उससे अगर बचना चाहिए। ठीक है, जो भी हमारे ट्रैफिक रूल्स है ट्रैफिक के, ठीक है, तो ट्रैफिक के रूल्स हमें फॉलो करना है। अगर ट्रैफिक के रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो हम एक्सीडेंट्स होंगे, एक्सीडेंट होंगे तो भैया हमारी जान जा सकती है, हमारा नुकसान हो सकता है। तो राष्ट्र निर्माण के हित में मुझे ये सारी चीजें करनी है। ठीक है, उसके बाद में आपदा के समय सहायता के लिए तत्पर रहे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आपदा के समय सहायता के लिए तत्पर रहे। तो देखिए, आपदा जो है कल की क्लास में हमने देखा था, नहीं कल की नहीं, सुबह की क्लास में हमने देखा था। ठीक है, आपदा क्या होती है उसके बारे में हमने बताया था। अगर सुबह की क्लास अगर आप सुबह अगर क्लास को आते हो तो आपको पता होगा आपदा क्या है, ठीक है, क्या नहीं है आपदा। तो आपदा के समय सहायता के लिए तत्पर रहना। ठीक है, तो आपदा कभी भी आ सकती है, आपदा कभी किसी को बोल के नहीं आती है। तो आप सभी को आपदा के समय, अगर भारत में मान लो कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डिजास्टर आता है, तो आप सभी को हमेशा तत्पर रहना है। ठीक है, मान लो कहीं पे भी एक्सीडेंट हुआ है, तो अगर कहीं पे एक्सीडेंट होता है, अगर आप एक एनसीसी कैडेट हो और आप वहां पे रहते हो उस प्लेस पे जहां पे एक्सीडेंट हुआ है, तो आप तुरंत भागते हुए जाके आप उनको हेल्प कर सकते हो, हेल्प करना ही चाहिए। ठीक है, और भारत में कोई भी आपदा आती है या कोई भी डिजास्टर आता है तो आप हमेशा तत्पर रहे कि कभी भी आपकी जरूरत गिरे तो भी आप जो है देश सेवा के लिए आप हमेशा तैयार हो सको। तो यही राष्ट्र निर्माण के हित में हमें ये सारी चीजें करना है। उसके बाद बात करते हैं कि वृद्ध माता पिता, सगे संबंधी यो वो पड़ोसियों का ध्यान रखिए। ठीक है, जो हमारे मदर फादर है, हमारे जो रिलेटिव्स हैं और हमारे जो नेबर्स है, पड़ोसी है, उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आप रखते हो मुझे पता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, उनके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है,
सभी को साथ लेके चलना चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। जो हमारे पड़ोस वाले होते हैं उनको सही तरीके से उनके साथ हमें बर्ताव करना चाहिए, ठीक है। और जो हमारे नेबर्स होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे फादर मदर है, उनके साथ जो है हमें अच्छा बर्ताव करना चाहिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद समाज के पिछड़े वर्ग से संबंधित लोगों की मदद करें, ठीक है। जो समाज के पिछड़े वर्ग से संबंधित लोगों की मदद, मतलब कि जो समाज के जो पिछड़े वर्ग वाले लोग हैं, ठीक है, उनकी हमें मदद करनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि भैया आप तो ठीक हो, ठीक ठाक हो, लेकिन आप से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत गरीब वर्ग से बिलोंग करते हैं, ठीक है, बहुत पुअर कंडीशन होती है उनकी, तो हम थोड़ा सा उनके लिए भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। हमें ज्यादा हेल्प नहीं करनी है, हमसे जितना हेल्प होती है हम उतना तो कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा सा कर सकते हैं। तो चलिए, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें इसमें लिखना है कि समय, धन व अन्य संसाधनों की बचत करें। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका जो टाइमिंग है तो सबसे इंपॉर्टेंट दुनिया में अगर कुछ है तो वो है टाइम, ठीक है। तो टाइम जो है, समय का आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उसका हमेशा समय को अच्छे जगह पे आपको खर्च करना है, ठीक है। समय भी आपके पास लिमिटेड है, उसको कहाँ पे खर्च करना है ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अच्छे कामों में उसको खर्च करिए। और साथ में धन रुपया, ठीक है, पैसा रुपया, ठीक है, इसको जो है मनी, इसको आप जो है वो सही तरीके से इसकी बचत करें, कई जगह पे व्यर्थ ना जाने दे इसे, ठीक है। जो भी आपके पास पैसा होता है उसको धुएं में ना उड़ाएं, ठीक है, शराब में ना उतारे, ठीक है। तो आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो आप जो है वो अच्छे कामों में आपका जो धन है वो खर्च करें, और साथ में कोशिश करें कि आप जो है पैसे को बचा सको, ठीक है, ताकि जब भी आपके पास कभी आप हो सकता है कि आपके ऊपर मुश्किल आ जाए, तो उन मुश्किलों में आपको जो है वो धन आपकी हेल्प करेगा, ठीक है, आपको सपोर्ट करेगा। तो चलिए, उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आता है कि सामाजिक कल्याण के सरकारी व गैर सरकारी कार्यक्रमों में अपना योगदान दे, ठीक है। जो भी हमारे एनजीओ होते हैं, ठीक है, जिसको हम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए जो काम करती है, ठीक है, सामाजिक कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए जो एनजीओ होती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो काम करती है। तो आपको भी जो है ना थोड़ा सा योगदान जो है आपको उनके साथ देना है, ठीक है, उन कार्यक्रमों में देना है। मान लो वो अगर प्लस पोलियो का कार्यक्रम अगर उन्होंने कंडक्ट किया है, ऑर्गेनाइज किया है, तो आप सभी को हेल्प करो, थोड़ा सा प्लस पोलियो प्रोग्राम में जाओ, ठीक है। या ब्लड डोनेशन का कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है तो आप उनकी हेल्प करो, आप भी थोड़ा ब्लड डोनेशन करो, ठीक है। या ट्री प्लांटेशन का कोई प्रोग्राम उन्होंने अरेंज किया है तो आप भी थोड़ा सा उनको सपोर्ट करो, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है तो उनके साथ आपको भी थोड़ा सा हेल्प करना होगा, आपका भी थोड़ा सा योगदान उन्हें देना है, ठीक है, ताकि आप भी समाज सेवा थोड़ी सा कर सको। चलिए, उसके बाद असामाजिक तत्वों उनकी गतिविधियों की सूचना पुलिस एवं प्रशासन को दे, ठीक है। जो भी बुरे काम होते हैं, जो असामाजिक तत्व है या जो भी बुरी गतिविधियां हैं, ठीक है, जो बुरे काम होते हैं, जैसे कि आप समझते हो बुरे काम कौन कौन से होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जांपल नहीं दूंगा, लेकिन मान लो कि जुआ खेलना है, ठीक है, सट्टा, और ठीक है, तो ऐसे कोई भी बुरे काम अगर आपको दिखते हैं, आपके नजर के सामने होते हैं, तो आपको पुलिस को सूचित करना है या पुलिस प्रशासन को आप सूचित कर सकते हो, ठीक है। अगर ये तो करना ही पड़ेगा, अगर गलत हो रहा है तो आप कर सकते हो, करना ही चाहिए। और स्वयं शिक्षित हो, खुद सबसे पहले तो खुद को आपको शिक्षित बनाना है, खुद को आपको एक एजुकेटेड बनाना है, उसके बाद में अन्य लोगों को भी शिक्षित होने के लिए प्रेरित करें। फिर आपको बाकी लोगों को भी मोटिवेट करना है कि वह भी पढ़ सके, ठीक है। आपको तो सबसे पहले एजुकेटेड बनना है, उसके बाद में आपको लोगों को भी बताना है कि आपको भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। जब आप पढ़ोगे तो आपको सही चीजें आपको समझ में आएगी, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको सही चीजें नहीं समझ में आएगी, ठीक है। तो इतने सारे 9 पॉइंट्स यहाँ पे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना पड़ेगा, जो कि 7 मार्क का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर इतनी सारी चीजें अगर आप करोगे, ठीक है, तो आप बिल्कुल आपका जो पूरा योगदान है आप आपका राष्ट्र निर्माण में दे रहे हो, आप राष्ट्र निर्माण के हित में जो है आप सभी ये काम है आपको करना है, ठीक है। तो ताकि तभी हमारे जो देश की तरक्की है वो फास्ट हो सकती है, हमारे देश की ग्रोथ जो है वो फास्ट हो सकती है, ठीक है। चलिए, मैं आप सभी के चार्ट्स पढ़ रहा हूं, टेंशन ना लीजिए, ठीक है, आप सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हूं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है
कि राष्ट्र निर्माण हेतु आवश्यक तत्व कौन कौन से, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो राष्ट्र निर्माण हेतु आवश्यक तत्व कौन कौन से, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम स्वतंत्र राष्ट्रीय समूह, राष्ट्रीय जागृति, स्वतंत्र राष्ट्रीय अस्तित्व की प्रबल इच्छा, वैधानिक व सार्वजनिक सत्ता की स्थापना, सार्वभौमिकरण भावना का विकास और विविधता में एकता की स्थापना, ठीक है। ये 6 पॉइंट्स हमें इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तभी हमें 5 में से 5 आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। तो राष्ट्र निर्माण हेतु आवश्यक तत्व कौन कौन से, तो स्वतंत्र राष्ट्रीय समूह, राष्ट्रीय जागृति, उसके बाद स्वतंत्र राष्ट्रीय अस्तित्व की प्रबल इच्छा, वैधानिक व सार्वजनिक सत्ता की स्थापना, सार्वभौमिकरण भावना का विकास और विविधता में एकता की स्थापना। वेरी इजी पॉइंट है, याद रख सकते हो, बिल्कुल याद रख लो अभी से, क्योंकि 5 मार्क का सवाल है, याद रखना ही होगा आप सभी को। चलिए, तो आप सभी को मैं एक बात बता दूं यहाँ पे, चलिए तो देखिएगा, जिनकी भी पढ़ाई अभी तक कुछ भी नहीं हुई है उन सभी के लिए मिशन एनसीसी ने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 कोर्स, जो कि आप आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं आप सभी को दिखा दूं, इस तरीके से एक कोर्स है, ठीक है, आप देख सकते हो, या स्क्रीन पे भी देख सकते हो आप सभी, ठीक है। अगर आपकी पढ़ाई अभी तक कुछ भी नहीं हुई है, आपकी पढ़ाई कुछ भी नहीं हुई है, आपका बी सर्टिफिकेट का एग्जाम कुछ ही दिनों में आने वाला है, या सी सर्टिफिकेट का एग्जाम कुछ ही दिनों में आने वाला है, तो आपको पता नहीं है कि भैया मुझे पढ़ना क्या पड़ेगा, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको कि पढ़ना क्या है, तो टेंशन ना लीजिए, आप सभी के लिए मिशन एनसीसी ने मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को लॉन्च किया है। तो पहले बात करते हैं, अगर आप बी सर्टिफिकेट के कैडेट हो तो आप अगर बी सर्टिफिकेट, ये एक पेड कोर्स है, इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप बी सर्टिफिकेट के कैडेट हो तो आपको बी सर्टिफिकेट के कोर्स में क्या क्या मिलेगा, तो देख सकते हो आप, इसमें आपको मिलेंगे 8 क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, आपको इसी तरीके से टोटल आपको 8 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चन पेपर के 8 आंसर शीट भी आपको मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर तो अलग से मिलेंगे, उनके आंसर शीट भी आपको अलग से मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको 2 मिलेंगे प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, क्विज टेस्ट, और आपको मिलेंगे क्वेश्चन बैंक जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इतना सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ 199 रुपए में, 199 रुपीज में, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस कोर्स को परचेज करने के लिए, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद ना आप आपका बी का सी का एग्जाम आराम से क्लियर करोगे, ठीक है। आप आपका बी का और सी का एग्जाम आराम से क्लियर करोगे, ये मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं, लेकिन आप सभी को इतना सब कुछ पढ़ना होगा, ठीक है। तो बी की जो फीस है वो 199 रुपीज। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, आप जो है उस व्हाट्सएप नंबर पे हाई मिशन एनसीसी भेज सकते हो। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप सी सर्टिफिकेट के कैडेट हो, इस साल आप सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हो, कुछ ही दिनों में आपका एग्जाम है, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, या 1 महीने के बाद आपका एग्जाम है, तो बिल्कुल आपको मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर आपका एग्जाम क्लियर करने में बिल्कुल हेल्प करेंगे, ठीक है। अगर आप सी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को क्या मिल रहा है, तो सी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को मिलेंगे 10 क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, ऐसे 10 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, ठीक है, और साथ में ऐसे ही 10 आंसर शीट भी मिलेंगे आपको, और साथ में आपको मिलेंगे 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, क्विज टेस्ट, और एक क्वेश्चन बैंक जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर साल आपके एग्जाम में पूछे गए वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सब कुछ मिल रहा है आपको 199 रुपए में। सी सर्टिफिकेट की कोर्स की जो फीस है वो 199 है, 199 रुपए है। इतना पढ़ने के बाद आप आपका बी का सी का एग्जाम आराम से क्लियर करोगे, मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ। लेकिन आप सभी को इतना सब कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं चलेगा आप कोर्स को परचेस करोगे और पढ़ोगे नहीं, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप कोर्स को परचेज कर सकते हो और जो है आप पढ़ भी सकते हो सही तरीके से। तो व्हाट्सएप नंबर अगर दिया है मैंने नीचे, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उस व्हाट्सएप नंबर पे हाई मिशन एनसीसी भेज दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया आपको पेपर कैसे मिलेंगे, आपको पेमेंट कैसे करना पड़ेगा, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए पेमेंट के लिए, पेमेंट मेथड में आप सभी के पास होंगे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम यूपीआई और व्हाट्सएप पे। ये कुछ डिजिटल मोड से आपके लिए पेमेंट्स के, तो आप सभी को एक क्यूआर कोड जो है आपको दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पे आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको बी सर्टिफिकेट की फीस 199 है, सी सर्टिफिकेट की फीस 199 है। पेपर जो है वो हिंदी लैंग्वेज में है। ये पेपर आपको पीडीएफ फाइल में आएंगे, ठीक है, पीडीएफ फाइल में आएंगे, आपके व्हाट्सएप पे आएंगे। आप सभी को व्हाट्सएप पे हाई मिशन एनसीसी इस तरह से एक मैसेज भेजना पड़ेगा,
मिशन एनसीसी की तरफ से आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है उसका स्क्रीनशॉट निकाल के आपको फिर मिशन एनसीसी के व्हाट्सएप पे भेज देना है। फिर आपको कुछ ही समय में आपके क्वेश्चन पेपर्स, प्रैक्टिकल पेपर, आंसर शीट, क्विज टेस्ट, टॉपिक वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक, ये सारे के सारे आपको आ जाएंगे, ठीक है, आपके व्हाट्सएप पे। और आपको एक मौका मिलेगा आपको मिशन एनसीसी के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का। जो भी मैं जितने भी सुबह शाम डेली जो भी क्लासेस लेता हूं उसके सारे पीडीएफ जो है मैं उस मिशन एनसीसी के व्हाट्सएप ग्रुप में डेली भेजता हूं, ठीक है। जो बच्चे इस कोर्स को परचेस करेंगे वही बच्चे जो है मिशन एनसीसी व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि उनकी तैयारी जो है वो और अच्छे से हो। इसलिए उनको ये सारे के सारे पीडीएफ जो है डेली रोज की एक पीडीएफ, सुबह की एक पीडीएफ, शाम की एक पीडीएफ, ऐसी 2 पीडीएफ उनको कल से और मिलेगी, ठीक है। तो चलिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये आप परचेस करिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, ऐसा नहीं कि आप सभी को करना ही है। अगर इंटरेस्टेड हो तो आप पेमेंट तो कर सकते हो और कोर्स को भी परचेस कर सकते हो। तो बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, तो आइए, बिल्कुल आपके लिए वो क्वेश्चन पेपर वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में वो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना वो सारे क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नाम लिखो। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो कुछ 17 मार्क के लिए ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन 17 मार्क के लिए नहीं आएगा, लेकिन इसमें से कम आपको 3 या 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। 3 या 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, 17 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसमें भाई भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, सबसे पहले तो मुझे बता दीजिए कि भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो वो है अशोक चक्र, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। आप सभी को ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में 3 या 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। या तो पूछेंगे राष्ट्रीय चिन्ह क्या है या राष्ट्रीय ध्वज क्या है। भैया भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तो तिरंगा है, आप सभी को पता ही है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो वंदे मातरम है। क्या है, वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगान क्या है, राष्ट्रगान, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रगीत अलग है, राष्ट्रगान अलग है। भारत का राष्ट्रगान क्या है, तो जनगण मन है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, पीकॉक है, ठीक है। उसके बाद में भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो नेशनल ट्री क्या है इंडिया का, तो इंडिया का नेशनल ट्री है बरगद, ठीक है, बनियन ट्री। तो उसके बाद कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन और भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल, नेशनल फ्लावर क्या है, इंडिया का नेशनल फ्लावर, तो ओके। इंडिया का नेशनल फ्रूट क्या है, तो आम है। क्या है, आम है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, नेशनल फ्लावर क्या है इंडिया का, तो इंडिया का नेशनल फ्लावर जो है वो कमल है। क्या है, कमल, जिसको हम लोटस कहते हैं और इसको तो मैंगो कहेंगे। चलिए, उसके बाद राष्ट्रीय पशु क्या है, तो भैया बाघ है। क्या है, बाघ, जिसको पैंथर भी कहा जाता है। तो टाइगर इंडिया का नेशनल एनिमल है, ठीक है। तो राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बाघ है, टाइगर है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, तो सत्यमेव जयते है। याद रखिए सभी, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, भारत का एक मोटो है ये, सत्यमेव जयते। जो हमारा इंडिया का नेशनल अवार्ड कौन सा है, भारत का नेशनल अवार्ड कौन सा है, तो भारत का नेशनल अवार्ड है भारत रत्न, ठीक है। सबसे बड़ा अवार्ड होता है ये भारत का, ठीक है, भारत रत्न। उसके बाद में राष्ट्रीय लिपि क्या है भैया, भारत की राष्ट्रीय लिपि या भारत की नेशनल स्क्रिप्ट क्या है, तो देवनागरी है। क्या है, इंडिया की नेशनल स्क्रिप्ट क्या है, तो देवनागरी है। चलिए, आप में से बहुत सारे बच्चों को ये पता भी होगा, लेकिन क्या होता है कभी कभी भूल जाते हो, तो एक बार आपको रिवीजन तो करना ही होगा, ठीक है। टेंशन ना लो, आपके चार्ट्स में पढ़ रहा हूं, ठीक है। सिर्फ जब भी चार्ट कर रहे हो तो ऐसे मत करो कि किसी को बुरा लगे, ठीक है। तो अगर किसी को बुरा लगे ऐसे चार्ट्स ना करिए सभी लोग। चलिए, उसके बाद राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, भारत की नेशनल करेंसी क्या है, इंडिया की करेंसी क्या है, तो रुपया है। क्या है, रुपया है। उसके बाद में भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है, तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है, ठीक है, नेशनल रिवर गंगा है। उसके बाद में राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, तो हाथी है, ठीक है। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, तो हाथी है। चलिए, उसके बाद भारत का राष्ट्रीय धर्म क्या है, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय धर्म क्या है, तो भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, धर्मनिरपेक्षता है। क्योंकि भारत में इतने सारे धर्म है, तो कोई भारत का ऐसा कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई धर्म नहीं है कि वो भारत का राष्ट्रीय धर्म है। तो भारत धर्मनिरपेक्षता है, तो इसमें कई सारे धर्म हैं।
तो भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। क्या है? स्वीट कॉइल जलेबी, जिसको इंग्लिश में स्वीट कॉइल कहा जाता है। तो जलेबी भारत की राष्ट्रीय मिठाई है, भारत की नेशनल स्वीट, इंडिया की स्वीट क्या है? तो जलेबी है। चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे, या इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, या जो बच्चे मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को जिन्होंने परचेस किया उनके व्हाट्सएप ग्रुप में तो ये पीडीएफ चला जाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं किए हो परचेस तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेट, थोड़ा सा मुझे पानी पीने दीजिए। तब तक सभी लोग चैट बॉक्स में बता दो क्या चीजें समझ में आ रही है, और एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं। आप सभी ना लाइक करने में ना बहुत ही कंजूसी करते हो, पता नहीं क्या किसके लिए बचा के रख रहे हो। ठीक है, एक बार सभी लोग लाइक बटन दबा दीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं। ठीक है, तो सभी लोग, इतने सारे बच्चे देखने वाले और लाइक्स बहुत कम दिखाई दे रहे, तो सभी लोग एक बार फटाफट लाइक बटन दबा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय दिवस की तिथि लिखो। ठीक है, निम्नलिखित राष्ट्रीय दिवस की तिथि लिखो, जो कि 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, ये 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन ऐसे के ऐसे नहीं पूछा जाएगा, कम से कम इसमें से भी आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से अभी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं हम? स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? तो हम 26 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? तो 26 जनवरी को। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं तो 23 जनवरी, आज की जो है वो 23 जनवरी है, तो 26 जनवरी मतलब 3 दिन के बाद जो है हम गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। ठीक है, तो आज की तारीख जो है वो 23 जनवरी है, तो 26 जनवरी को हम जो है गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो शहीद दिवस कब मनाते हैं? तो शहीद दिवस जो है हम 30 जनवरी को मनाते हैं। कितने? 30 जनवरी को। शिक्षक दिवस हम कब मनाते हैं? तो 5 सितंबर को मनाते हैं शिक्षक दिवस। बाल दिवस कब मनाते हैं? तो 14 नवंबर को हम बाल दिवस मनाते हैं। और गांधी जयंती अब कब मनाते हैं? तो भैया 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर से एक बार अगर मैं बता दूं तो 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, और 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। ठीक है, तो इतना सब कुछ आपको याद। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र निर्माण में एनसीसी कैडेट की भूमिका लिखो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्र निर्माण में एनसीसी कैडेट की भूमिका क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यह क्वेश्चन 2 तरीके से पूछ सकता है, या राष्ट्र निर्माण में एनसीसी कैडेट की भूमिका लिखो, या यह क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं का योगदान लिखो। ठीक है, राष्ट्र निर्माण में युवा किस तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं, या राष्ट्र निर्माण में एनसीसी कैडेट अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो याद रखिए सभी, 2 टाइप से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें उदीयमान मूल्यों को अपनाकर अच्छा इंसान बनना चाहिए। ठीक है, एक अच्छा इंसान बनिए। समाज के पिछड़े वर्ग से संबंधित मित्रों की, सहकर्मियों की मदद करिए। ठीक है, इसके ऊपर तो मैंने बताया ऑलरेडी। समाज के सभी प्रकार के भ्रष्टाचार व बुराइयों को हतोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, जो भी भ्रष्टाचार है, बुराई है, हमें तो भ्रष्टाचार करना ही नहीं है। ठीक है, अगर दिखता है तो थोड़ा सा कोशिश करो कि ना हो। उसके बाद में आपदा के समय नागरिक प्रशासन की मदद करना चाहिए, और समाज सुधार की संस्थाओं से जुड़कर समाज के लिए कार्य करना। ठीक है, ये 5 पॉइंट आप सभी को इसका आंसर लिखना है, और कई सारे पॉइंट्स आप इसका आंसर भी लिख सकते हो। अब इन्होंने 5 ही मार्क के लिए पूछा है तो हम 5 ही पॉइंट्स लिखेंगे, अगर ज्यादा मार्क्स के लिए पूछा है तो ज्यादा पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ये पूरा जो क्वेश्चन है ना, ये थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है। थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको आपका दिमाग को चलाना है, माइंड को लगाना है, थोड़ा सोचना है कि राष्ट्र निर्माण में मैं अपना योगदान क्या दे सकता हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा सोचो। ठीक है, जो भी सोचने के बाद जो भी आंसर आता है लिख दो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको यही पूरा की पूरा कॉपी पेस्ट आंसर लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, दूसरों का आंसर कुछ अलग भी हो सकता है, आपका भी कुछ अलग हो सकता है, तो भी चलेगा। लेकिन आप क्या भूमिका निभाओगे राष्ट्र निर्माण में, आपका क्या योगदान होगा, ये आपको लिखना है उस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए, बिल्कुल ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन है। चलिए, तो एक लास्ट क्वेश्चन आज के हमारे इस क्लास का।
तो निम्नलिखित धार्मिक किताबों ग्रंथों का धर्म के अनुसार लिखो। ठीक है, जो धार्मिक किताबें उनके या ग्रंथ है उनके धर्म के अनुसार लिखो। ठीक है, तो भैया जो सिख धर्म है तो उनका धार्मिक किताब कौन सा है सिख धर्म का, तो गुरु ग्रंथ साहिब है। ठीक है, पारसी धर्म का जो धर्म है या धर्म ग्रंथ है वो जैदावस्था है। हिंदू धर्म का जो धर्म ग्रंथ है या जो किताब है वो वेद है, पुराण है, गीता है, भगवत गीता है। ठीक है, महाभारत है। ठीक है, इस्लाम का जो है वो कुरान शरीफ है। ठीक है, ये 4 है, याद रखो, 5 मार्क के लिए पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो आप सभी को याद रखना है। ठीक है, तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप जितने भी बच्चे देख रहे हो बहुत बढ़िया, हमेशा इसी तरीके से बने रहो। ठीक है, आगे बढ़ो, सीखते रहो। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको वीडियो दिखाई देगा कुछ ही देर बाद यहाँ पे। ठीक है, आज की जो हमारी थी वो एनसीसी स्पेशल क्लास 6 थी। क्या थी आज की हमारी एनसीसी स्पेशल क्लास 6 थी? क्या थी भैया? 6 वाली क्लास थी। अगर आप सभी ने पहले की क्लासेस नहीं देखी है, 1 2 3 4 5 ये सभी क्लासेस नहीं देखी है, तो यहाँ पे क्लिक करो, आपको जो है क्लासेस दिख जाएगी। ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करो, वीडियो आएगी कुछ ही देर बाद, यहाँ पे वीडियो आएगी, क्लिक करके वहां से आप पूरी वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, और जितने भी बच्चे अभी तक देख रहे हैं आप सभी के मैं चार्ट्स पढ़ रहा हूँ। ठीक है, सभी चार्ट्स में आप सभी के देख रहा हूँ, टेंशन ना लो, और आपको साथ में रिप्लाई भी दे रहा हूँ। तो बिल्कुल जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया एक बार लाइक बटन दबा दो सेशन को, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, आगे चल के जो है आपको इसी तरह की नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मिलती रहेगी। तो चलिए बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो कल की सुबह वाली क्लास में आ जाना सभी लोग, 7 बजे की क्लास चलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय साइन और अलविदा। आपका कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।